हेलो बच्चों। तो आपने क्लास 11th पास कर लिया है और आप आ गए हैं क्लास 12th में। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये हमारा 12th का जो सबसे पहले यूनिट दिया है, यूनिट 6 क्यों बच्चों? क्योंकि 5 यूनिट हमने 11th में कर लिया है। अब 12th में स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 से, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं, जिसका चैप्टर 1 आज हम देखेंगे जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले मैं बता दूं, एनसीईआरटी ने इसमें 2 मेन चीज़ें जो ध्यान में रखी है, वो है 2 चीज़ें पूरी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड करता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये देखेंगे इन जनरल कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, मतलब खुद के एक एबिलिटी है जो खुद के जैसा क्रिएट करने की। अगर एग्जांपल लेते एक ह्यूमन की, तो एक ह्यूमन जो अपना यंग वंस प्रोड्यूस करेगा, क्रिएट करेगा वापस, वो सिमिलर ही होगा। उसके पास भी 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 कान होगा, एक नाक होगा, 2 आँखें होगी, बाल होगा, सब सिमिलर होगा। तो वो प्रोक्रिएट किया। अब डीप में थोड़ा देखेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। ये टॉपिक हमने पहले भी बहुत बार किया है बच्चों, क्लास 8th 9th में, 10th में, 11th में भी हमने ये टॉपिक किया है। अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इट इज़ डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म बर्थ देता है नए यंग वन को या ऑफस्प्रिंग को, जो उनके जैसे सिमिलर होते हैं। खुद के जैसे सिमिलर यंग वंस ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना हो गया रिप्रोडक्शन। तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये ऐसा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद के जैसा सिमिलर ऑफस्प्रिंग या यंग वन को रिप्रोड्यूस करता है या प्रोक्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द ऑफस्प्रिंग ग्रोस मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या हुआ, एक ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर होता है और वापस प्रोड्यूस करता है एक नए ऑफस्प्रिंग को। तो ये एक साइकिल चलती रहती है ऐसे ही। थस अगर मैं आपको बोलूँगी अपने आसपास नेचर में देखिए, पूरे ब्रह्मांड में देखिए, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का काम क्या है? तो सक्सेसफुल फीडिंग और सक्सेसफुल ब्रीडिंग। अच्छे से खाना खुद को फीड करते, फिर ब्रीड करते हैं ताकि उनके जनरेशन बढ़ती रहे। फिर नेक्स्ट है, थर्स देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। तो एक साइकिल बन गई है, पहले बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर डेथ होता है, फिर वापस बर्थ होता है, ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रिप्रोडक्शन का। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिप्रोडक्शन अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है बच्चों? ये किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बरकरार रखता है। रिप्रोडक्शन अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, आपके दादा, फिर पापा आए, फिर आप आए, तो क्या हुआ? कंटिन्यूटी रही स्पीसीज की। अगर ये जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, जनरेशन रिप्रोडक्शन enables द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कंटिन्यूटी बरकरार रखता है। जैसे एग्जाम्पल लिया, आपके दादा से पहले थे परदादा, फिर दादा, फिर पापा, फिर आप आए, फिर आपके बच्चे आएंगे, तो एक कंटिन्यूटी बरकरार रही जनरेशन के जनरेशन तक। रिप्रोडक्शन इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाइफ। ये हमने पहले भी देखा है क्लास 11th में। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एक फंडामेंटल फीचर है, ये नेसेसरी नहीं है
किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहे जाने के लिए उसका रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे खुद को लिविंग कहलाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कोई जानवर रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी लगाता है, कोई भी एनिमल ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लगाता है कि उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। तो देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में बहुत ही बड़े जो वर्ल्ड है उसमें बहुत ही बड़ा डाइवर्सिटी है। एंड each organism have evolved its own mechanism, और हर एक ऑर्गेनिज्म ने खुद का एक मैकेनिज्म बना लिया है टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस यंग वंस। इतना बड़ा हमारा बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, इतना डाइवर्सिटी उसमें कि हर एक ऑर्गेनिज्म खुद को इवॉल्व ऐसा बना लिया है कि उसके पास खुद का और मैकेनिज्म है खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए ऑफस्प्रिंग को। जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रेटेजी लगाई है कि उसको क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। तो वो कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये डिसाइड करने के लिए कि उसको कौन सा रिप्रोडक्शन करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। तो द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट वो रहता कहाँ है, पानी में रहता है, सी वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, ट्री पे रहता है, कहाँ रहता है। तो उसका हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, उसकी खुद की अंदर की मैकेनिज्म, एंड सर्वल अदर फैक्टर्स, और बहुत सारे भिन्न भिन्न अलग फैक्टर, भिन्न प्रकार के फैक्टर्स जो एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। ये बहुत सारे फैक्टर साथ मिलके ये तय करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस करेगा, वो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, उसकी खुद का मैकेनिज्म कैसे है, और बहुत सारे फैक्टर मिलके ये तय करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। अब आगे देखते हैं। अब बेस्ड मतलब इसी सब बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। ये इस बात से कि एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व है या दो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व है, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पे, इस बेसिस पे, इस बात को ध्यान रखते हुए कि एक ऑर्गेनिज्म है या दो ऑर्गेनिज्म है मिलके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दो टाइप के रिप्रोडक्शन है। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करके न्यू यंग वंस बना रहे हैं, इस बेसिस पे रिप्रोडक्शन दो टाइप के हैं। आप सब ये पहले से ही बचपन से पढ़ते आ रहे 8-9 स्टैंडर्ड से कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट बातें देखने वाले हैं, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा एनर्जी लगती है, फिर भी नेचर को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से इवॉल्व करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाया। हम एक एक करके देखेंगे सारी चीज़ें कि सेक्सुअल का एडवांटेजेस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। आगे देखते हैं। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, मतलब जब एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट से, या तो उसमें गैमेट का यूज़ है या नहीं है, किस लिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग के। जब भी
किसी ऐसे रिप्रोडक्शन में जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पेरेंट है, या तो खाली मेल है या तो खाली फीमेल है, कोई एक सिंगल पेरेंट है जहाँ पे या तो गैमेट का यूज़ हुआ है या बिना यूज़ किए उसने यंग वन प्रोड्यूस किया, तब उस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन को बच्चों यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट ने अपने ऑफस्प्रिंग को या यंग वंस को बर्थ दिया है। फिर आगे देखते हैं, when two parents of opposite sex, जब दो पेरेंट अलग अलग सेक्स के, जैसे या तो मेल है या तो फीमेल है, दोनों सिमिलर सेक्स के नहीं हो सकते बच्चों, जैसे मेल मेल या फीमेल फीमेल। तो when two parents of opposite sex participate in the reproductive process, जब दो अलग अलग अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स किसी भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे उनके गैमेट्स भी, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तब कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जहाँ पे दो अलग अलग पेरेंट के गैमेट्स फ्यूज़ होके एक न्यू गैमेट फॉर्म हो रहा है, तब उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल है ह्यूमन, बहुत सारे एनिमल्स जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल्स के एग्जाम्पल लेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वगैरह वगैरह। अब और हम डीप में देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है? तो अच्छे से समझ आया ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सिमिलर पेरेंट्स नहीं हो सकते, हमेशा दो अपोजिट सेक्स वाले, जैसे मेल हो गए या तो फीमेल हो गया, वही मिल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डीप में देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? इसे यूनिपेरेंटल भी बोलते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट का यूज़ है, एक ही पेरेंट ने यंग वन का बर्थ दिया है, तब इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म बिना दूसरे के ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्व किए रिप्रोड्यूस कर सकता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का बर्थ दे सकता है। जहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे उसको अपने दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये एक एडवांटेज हुआ बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कैसे? जो सेसाइल इमॉर्टल एनिमल्स है वो भी प्रोड्यूस कर पाएंगे, मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो चल फिर नहीं सकते वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। तो ये एक एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। फिर इट इज़ नॉट लिमिटेड टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया तो सबसे पहले दिमाग में यही आया कि एक सिंगल सेल्ड अमीबा हो गया, उसने डिवाइड करके दो डॉटर न्यूक्लियाई दिया। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये सिंगल सेल तक ही नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया स्पॉन्जेस, वो मल्टी सेलुलर है फिर भी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फिर थर्ड पॉइंट है, ये बच्चों एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। क्लोनिंग इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है। एन ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स अ जेनेटिकली सिमिलर एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। एक ऑर्गेनिज्म खुद के आइडेंटिकल कॉपी, कार्बन कॉपी बनाता है बच्चों, याद रखना। वो डिवाइड होते हैं, हमें इतना पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं। एक और बात इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्यों किसी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले, मतलब यूनिसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनका डेथ खुद से कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें डिवीज़न होता है, वो खुद जैसा दूसरा कॉपी बना लेते हैं। जब तक या तो एनवायरमेंटल कंडीशन से या कोई बाहरी चीज़ उनको नहीं मारती, तब तक वो खुद डेथ नहीं होती उनकी। वो क्यों? क्योंकि उनमें
डिवीज़न होता है। फिर एडवांटेजेस देखते हैं भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है, हमें क्यों क्यों ये इतना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर फेवरेबल। जब ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स फेवरेबल है तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि ये कंडीशन में इतना अच्छा फेवरेबल कंडीशन है, हमारा हर वक्त कंडीशंस टेम्परेचर का ये एनवायरनमेंट में सेम नहीं होता। तो जब उनको लगे कि हाँ ये मेरे लिए सही एनवायरनमेंट है, तब उनको जैसे पूरा खाना मिल गया, रहने की जगह मिल गई, फेवरेबल क्लाइमेट मिल गया, पीएच मिल गया, सब मिल गया, तब वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, खुद को इंक्रीज करेंगे, फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे ये सारे जो उनको रिसोर्सेज मिले हैं उससे। तो बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन होता है। तो हमने पहले ही पढ़ा किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है, सक्सेसफुल फीडिंग और फिर सक्सेसफुल ब्रीडिंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जनरेशन को बढ़ाना चाहेगा तो ये फटाफट ये क्लाइमेट कंडीशन जो मिलेगा, इनको प्रॉपर पीएच मिलेगा, फूड मिलेगा, क्लाइमेट मिलेगा, तो खुद का पॉपुलेशन इंक्रीज कर लेंगे ये रिसोर्सेज को यूज़ करके, फुल एडवांटेज ऑफ उसका लेते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द रिच सप्लाई रिसोर्सेज। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मतलब उनका जब फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो खुद को प्रॉपर खाना, फूड, पीएच सब मिल जाता है, तो वो बहुत फास्ट एकदम फटाफट मल्टीप्लाई करने लगते हैं और रिसोर्सेज का यूज़ करके ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और अपना जनरेशन बढ़ा देते हैं फटाफट। तो ये एक एडवांटेजेस हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों कि नेचर को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इवॉल्व किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा एनर्जी लगती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखते हैं आगे इवोल्यूशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन क्यों हुआ, ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ही, इस पे बहुत ही सॉलिड स्टडी चल रहा है। ये साइंटिस्ट के लिए आज भी एक पजल जैसा है। इट इज़ अ मेजर पजल फॉर बायोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा ये पजल है। अभी इस बहुत डीप स्टडी की गई है इसके अंदर। Two-fold cost of sexual reproduction is that only 50% of organism reproduce। खाली 50% ऑफ ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस करता है एंड ओनली ऑर्गेनिज्म ओनली पास 50% ऑफ देयर जीन्स। मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे और वो अपना 50% जीन्स ही पास करते हैं। कैसे, जैसे एक फीमेल है और एक मेल है, वो दोनों के आधे आधे गैमेट्स फ्यूज होते हैं, फिर एक पूरा एक सेल गैमेट बनता है। मतलब दो डिफरेंट सेल्स का फ्यूजन हुआ, फिर एक न्यू सेल हुआ। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिमिलर सेल रहता है, एक सिंगल सेल रहता है, जिससे दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ये पूरा रिवर्स प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैनी ऑर्गेनिज्म कैन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकते हैं सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दोनों प्रोसेस से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मैनी ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, जैसे आपने देखा है स्लाइम मोल्ड, सी एनोमोन्स, सम स्पीसीज ऑफ स्टारफिश। जैसे आपने, क्योंकि उनमें फ्रैगमेंटेशन होता है, अगर आप स्टारफिश का लेग सारे कट कर दिए, बॉडी अलग कर दिया, तो भी वो वापस से ग्रो हो जाता है, बॉडी में से पूरे उनके लेग आ जाते हैं और वो वापस ग्रो कर लेता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो दोनों प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। स्टारफिश ऐसे बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स हैं जिनमें ये प्रोसेस देखा गया है।